सवाल उठाया है राजू दीक्षित जी ने दूसरा, ये जो धर्म ज्ञान वाले साधु संतों को भिक्षा मांगने पर भिखारी माना जाएगा और उन्हें जेल में डाला जाएगा, ये कहां से आया भाई? ये कहां से आया? इन्होंने कहां से लाया? क्या है ये कानून जिसको ये अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून कह रहे हैं? उसका प्रावधान बता रहे हैं। और जिसके खिलाफ ये मीटिंग आयोजित की गई थी, जो हिंदुत्ववादी संगठन जिसमें थे, कीर्तनकार थे, साधु संत थे और उनके मार्गदर्शक राजू दीक्षित थे। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति कब शुरू हुई मैंने आपके सामने तो रखा है, 1982 में। शुरुआत से ही हम नाम लेकर बोलते थे। हम भगवान के खिलाफ नहीं बोलेंगे, धर्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो लोगों का शोषण करते हैं, वे चाहे बाबा हो, मांत्रिक हो, देवी शरीर में आने वाले लोग हो, ज्योतिषी हो, उनका नाम लेकर मैं हर जगह बोलता था। फुल टाइम काम कर रहा था। पहले इंग्लिश का अध्यापक रह चुका हूँ, कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ, पत्रकार कर काम कर चुका हूँ, नागपुर के तरुण भारत में, पूना के किर्लोस्कर प्रेस में। वो छोड़कर अभी मैं फुल टाइम ये काम कर रहा हूँ 1982 to 90 तक। हर दिन मैं 2 से 3 व्याख्यान दे रहा हूँ। मैं नाम लेकर बोलता हूँ, इसलिए हर जगह हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते थे, क्योंकि एक वक्ता कर एक पत्रकार कर और एक लेखक कर मुझे लोग जानते थे। बड़े पैमाने पर पूरा महाराष्ट्र जानता था, तो नेचुरली हजारों की तादाद में लोग भाषण सुनने के लिए आते थे। हर भाषण में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे खड़े हो जाते थे। पुलिस के सामने 2 ही पर्याय बचते थे। ये सब झंझट से बचने के लिए मुझे जेल के अंदर ठूस दे और मेरा कार्यक्रम ना होने दे, या फिर मेरा कार्यक्रम शांतिपूर्वक हो जाए। पहला पर्याय करने की पुलिस अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि 1983 से मैं दैनिक लोकमत से जुड़ गया था। दैनिक लोकमत महाराष्ट्र का नंबर 1 दैनिक है आज भी। तो नेचुरली एक पत्रकार है, बहुत एक्टिव पत्रकार है, जो हर हफ्ते में 2 आर्टिकल लिखता है पेपर में, लोकमत में। साथ में इसको अच्छा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। तो पुलिस अधिकारी कभी ये हिम्मत नहीं कर पाते थे कि मुझे जेल में ठूस दिया जाए, और मैं तो कभी कानून तोड़ता नहीं था। कानून का हर नियम पूरी शिद्दत से अमल में लाता था। इसलिए दूसरा पर्याय उनको स्वीकारना पड़ता। बड़े पैमाने पर वो मेरे सभी प्रोग्राम में अधिकारी लोग शरीक होते थे सुरक्षा के लिए। धीरे धीरे ये अधिकारी कन्विंस होते गए। वे खुद मुझसे कहने लगे कि मानव साहब, आप प्रेस के माध्यम से, यानी आपके आर्टिकल के माध्यम से आप एक्सपोज करते हो, डायरेक्ट आह्वान देकर आप एक्सपोज करते हो, हर व्याख्यान में आप आह्वान देते हो कि ये बातें सिद्ध करो, मैं इतने लाख का प्राइज दूंगा, इस जरिए उनको एक्सपोज करते हो। इनको कानून का सबक क्यों नहीं सिखाते हो? मैं उनसे कहता था, मैं कहाँ झंझट करूँ, मैं गांव गांव घूमता हूँ, कहाँ केसेस लगाऊँ। अरे भाई, आपके जो नए नए कार्यकर्ता है वो केसेस डाले, आप क्यों अपना नाम डाले उसमें? वो आ देंगे, करेंगे। और खुद पुलिस अधिकारी वो कह रहे, केवल कह नहीं रहे, वे खुद आगे बढ़ रहे हैं। और कई जगह पर हमने जो आईपीसी के द्वारा पॉसिबल हो उन कलमों का उपयोग कर जगह जगह पर इन बाबाओं पर, मांत्रिकों पर केसेस डाली। इसमें 420 से लेकर जो भी आते हैं उन कलमों का उपयोग होते गया। उन्हीं दिनों हमें ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 मिला, उसके साथ में मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक्ट भी है। इनका हम उपयोग करते गए और बड़े पैमाने पर ये केसेस पूरे महाराष्ट्र में डालते गए। उनके निर्णय आने लग गए। जैसे ही निर्णय आने लग गए तो काफ़ी लोग छूटने लग गए, क्योंकि उस कानून की मर्यादाएं थी। तब यही पुलिस अधिकारी मुझसे कहने लगे, इसमें बड़े बड़े अधिकारी थे, कि इसके लिए एक स्वतंत्र कानून की आवश्यकता है। इसलिए हमने, जब दाभोलकर मेरे साथ काम कर रहे थे, तब 87 से 89 ये 2 सालों में हमने 2 मीटिंग्स ली। लॉ कॉलेज के जो सत्यरंजन जी साठे थे, प्रिंसिपल थे वहाँ के,
उनकी अध्यक्षता में, और कानून के बारे में सोच शुरू हुई। इसी दरमियान दाभोलकर मुझसे अलग हो गए, उन्होंने अपना अलग संगठन शुरू किया। पूरे देश में या महाराष्ट्र में, उनका काम तो महाराष्ट्र तक सीमित था, लेकिन महाराष्ट्र में भी ये दो धड़े हैं, ऐसा महसूस ना हो इसलिए हमने एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते थे। मैंने तय किया था और शायद मेरा देखा देखी वे भी वैसा ही करते थे। इसलिए उसके बाद में जो हमने शुरुआत की थी कानून बने, ये प्रक्रिया डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर इन्होंने ही आगे बढ़ाई, वे ही आगे काम करते रहे। ने 1995 से लेकर 2005 तक डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर और उनके साथ में चंद्रशेखर धर्माधिकारी जो हाईकोर्ट के जज थे, और हम जिनको गुरु मानते आए हैं दादा धर्माधिकारी उनके बेटे थे, वे उनके साथ में थे। अब डॉक्टर के साथ में चंद्रशेखर धर्माधिकारी जी हैं, इसलिए मैं बहुत आश्वस्त रहता था कि हाईकोर्ट के जज उनके साथ में तो कानून अच्छा ही बनेगा। पहली बार ये कानून मार्च अप्रैल में बजट सेशन में महाराष्ट्र विधानसभा में यानी असेंबली में रखा गया। चंद्रकांत जी हांडोरे तब सामाजिक न्याय मंत्री थे और विलासराव देशमुख तब मुख्यमंत्री थे। चंद्रकांत जी हांडोरे कानून रखने के लिए खड़े हुए। इसकी जो प्रतियां होती है, जिसको हम बिल कहते हैं, इस बिल की प्रतियां पहले ही सुबह अभी सभी एमएलएस को मिल चुके थे। महाराष्ट्र की विधानसभा में 288 एमएलएस होते हैं और उस दिन ये बिल रखने के पहले ही सारे एमएलएस ने इसके खिलाफ बोलना शुरू किया। इसमें राष्ट्रवादी जी और कांग्रेस का सरकार था। इसके बावजूद राष्ट्रवादी के एमएलएस, कांग्रेस के एमएलएस, बीजेपी के एमएलएस इसके खिलाफ बोल रहे हैं, और शिवसेना के एमएलएस उस दिन राज्यपाल को मिलने गए थे, इसलिए वो इसके खिलाफ नहीं बोले, नहीं तो वो तो और टूटकर बोलते थे। जब मैंने ये न्यूज़पेपर में पढ़ी तो मुझे शॉक लगा, क्योंकि उनमें कई नाम ऐसे थे जो मेरे मित्र थे और मेरे संगठन को और मेरे काम को हमेशा मदद करते थे। जो एमएलएस मित्र हैं, मेरे काम में मदद करते हैं, उन लोगों ने इसको क्यों विरोध किया, इसलिए मैंने कानून पढ़ा पहली बार। जब मैंने ये कानून पढ़ा तब मेरे ध्यान में आया कि इसमें काफी बदलाव करने की आवश्यकता है। इस कानून में जैसा ये कह रहे हैं राजू दीक्षित, वैसा कुछ भी नहीं था। भीख मांगने वाले किसी भी साधु को जेल में डाले, इस ढंग का कोई प्रावधान इस कानून में नहीं था। इतना ही नहीं तो कोई मंदिर में जाएगा और प्रसाद लेगा तो उसको जेल में डाला जाएगा, ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन इस कानून में बहुत बदलाव करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि मैंने बहुत बड़े पैमाने पर जो भी एग्जिस्टिंग कानून है वो अमल में लाने की कोशिश की थी पुलिस के माध्यम से, इसलिए मेरे उसके बारे में कुछ स्पष्ट मत बने थे। उसके आधार पर इसमें बदलाव की मुझे आवश्यकता लगती थी, और वही बात मैंने बहुत बड़े पैमाने पर सामने रखनी शुरू की। चंद्रकांत जी हांडोरे सामाजिक न्याय मंत्री और विलासराव जी देशमुख मुख्यमंत्री, इन्होंने पूरा कानून बदलने का अधिकार मुझे दे दिया। करीबन 100 से ज्यादा एमएलएस से बातचीत कर सभी पार्टीज के जो प्रमुख है, तब बीजेपी के प्रमुख नितिन जी गडकरी थे जो मेरे कॉलेज जीवन से मित्र रह चुके हैं। शिवसेना के प्रमुख बाला साहब जी ठाकरे और उद्धव जी ठाकरे थे। उद्धव जी ठाकरे जी से भी मुलाकात हुई। बाकी बड़े बड़े नेता हैं, सुभाष जी देसाई है, दिवाकर जी रावते हैं, इन सब से मुलाकात हुई। 100 से ज़्यादा एमएलएस से बात हुई। बीजेपी के मुंडे जी है, बड़े बड़े जो भी नेता हैं उनसे भी बातचीत हुई। कांग्रेस के सभी मंत्रियों से बातचीत हुई, और जो आवश्यक थे वो बदलाव इस कानून में किए गए। आज जो कानून पास हुआ उसका हर शब्द मैंने फाइनल किया है।
आसान मराठी में इस कानून को लिखा गया। इसमें न्यायमूर्ति पीबी सावंत जी का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये कानून जो बदला गया पूरी तरह से, यानी जो कानून मार्च अप्रैल में बजट सेशन में आया था, उसे पूरी तरह से बाद में बदला गया। और ये बदला हुआ कानून 2005 को 16 दिसंबर को नागपुर के शीतकालीन अधिवेशन में असेंबली में पारित हुआ। फिर से सुन लीजिए, ये जो बदला हुआ कानून है, ये कानून जिसके बारे में राजीव दीक्षित इतना बोल रहे हैं, ये कानून नागपुर के अधिवेशन में, शीतकालीन अधिवेशन में, असेंबली में, जिसमें 288 आमदार होते हैं, एमएलएज होते हैं, वहां पारित हुआ। अब एक बार वहां पारित हुआ असेंबली में, बाद में दूसरा अपर हाउस जो होता है, जिसको विधान परिषद कहा जाता है, वहां ये हो जाएगा, ऐसा हमने माना था। अब मित्रों, जब मैं ये कानून में बदलाव कर रहा था, तब मेरे हाथ में पूरी की पूरी फाइल दी गई, मंत्री महोदय ने दी थी। तो मैंने बिल्कुल शुरुआत से, जब से इसकी शुरुआत हुई, ये 15 साल के पूरे पेपर्स मैंने पढ़े हैं। हालांकि तब 10 साल हुए थे। 95 से लेकर 2005 तक का हर पेपर मैंने पढ़ा है। ये पूरे पेपर्स में कहीं भी अगर कोई साधु भिक्षा मांगता है तो उसमें जेल में डालो, या फिर कोई प्रसाद खाता है उसको जेल में डालो, मंदिर में प्रसाद भक्षण करता है, तीर्थ पीता है, उसमें जेल में डालो, ऐसा कोई भी प्रावधान कभी भी था नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।